एक 581 रुपए एक बैंक को मेरे कहाँ की देनदारी 9 साल बाद याद आई। 581 रुपए के लिए 5,810 फोन आ चुके हैं मेरे पास। इनके पास क्यों नहीं जाते हैं? कि मट्टू साहब, ये जो लोग हैं, ये जो बड़ी मछली हैं, इनके नाम बताने में गुरेज क्यों है आरबीआई को? थैंक यू संदीप जी। ऐसा है कि आरबीआई के हमारे उसमें डेटाबेस में एक वो सिस्टम कहलाता है CRILC, क्रेडिट रिपोजिटरी ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेडिट्स। ठीक है, उसमें डिफॉल्टर्स के नाम होते हैं। 5 करोड़ या उससे अधिक जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो अच्छी हैं बुरी हैं, उनकी सब डिटेल होती है। और ये जानकारी पिछले 2018-19 से अवेलेबल है। आज भी अगर आप उस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, उसमें डिफ़ॉल्टर्स के नाम, जैसे आप नीरव मोदी का नाम ले रहे थे, ABG शिपयार्ड का नाम ले रहे थे, या किसी और का भी आप नाम ले रहे थे, उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब ये है कि बेसिकली इन्हें डीरेगुलेटेड जो लोन एनवायरनमेंट है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो बाकी है वो बैंकों के पास होती है। उसमें चाहे वो उनकी वो लोन पॉलिसी हो, उसके हिसाब से वो मतलब वो उनको डिसाइड करना होता है कि कैसे रिकवरी करनी है एनपीएस की, कैसे क्या करना है, अपग्रेडेशन कहाँ करना है, राइट ऑफ कहाँ करना है। सो यू नो दिस हैज बीन डीरेगुलेटेड ना, डीरेगुलेट हो गया। मैं ये इतनी बात समझ गया। एक मिनट सर, मट्टू साहब, अगर ये जानकारी है जी, और मैंने इसीलिए ये विलफुल डिफॉल्टर्स वाली बात भी कही, 23,000 करोड़ 2012 में थे जो अमाउंट विलफुल डिफॉल्टिंग के कैटेगरी दायरे में आया, ये बढ़कर अब 2,40,000 करोड़ हो गए हैं। आसान भाषा में, अगर मैं सही कह रहा हूं, आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ 2,40,000 करोड़ तो वो लोग मार ले गए जो पैसे वापस दे सकते हैं, और उनके नाम हमारे पास हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती और कौन करेगा ये कार्रवाई? आपकी बात ठीक भी है और कुछ थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन की भी जरूरत है। मैं ठीक, यहां तक सवाल है जहां तक विलफुल डिफॉल्टर्स का, जैसे आपने जिक्र किया, उसमें बैंक के फंड्स को साइफन ऑफ कर देते हैं, जो जो एंड यूज है वो बैंक इंश्योर नहीं हो पाता या फ्रॉड हो जाता है या कुछ होता है। एक तो ये है, इसके लिए अलग से वो इसका हिसाब होता है। और जो एक जेन्युइन बिजनेस डिफिकल्टी, जैसे आज आपको मैं उदाहरण दे दूं, ये यूक्रेन की वॉर है अभी, इसमें अगर किसी वजह से किसी कंपनी का जहां एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स हैं या इंपोर्ट कमिटमेंट्स हैं नहीं आ पा रहा, उसकी वजह से उसका कैश फ्लोज का साइकिल मट्टू साहब, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। उस वजह से, एक सेकंड सर, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। मैं ये अपने शुरुआती संबोधन में भी मैंने वो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाली बात, गुड डिफॉल्टर और बैड डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर, तो ये चीज सार्वजनिक करो ना। जिसने भाई ब्याज 10 करोड़ रुपए लिए मैंने आपसे, आप बैंक अधिकारी हैं, मैंने 12 करोड़ तो ब्याज ही दे दिया, 5 करोड़ का मैंने प्रिंसिपल भी दे दिया, मैं दिक्कत में आ गया। आई एम नॉट अ विलफुल डिफॉल्टर, मैंने 17 करोड़ रुपए दे दिए, तो वो श्रेणी भी बताई जाए। और जो जानबूझकर नहीं दे रहा, वो कैटेगराइजेशन क्यों नहीं हो रही? ऐसा है, जो स्मॉल लोन डिफॉल्टर्स हैं और जो उनको जेन्युइन डिफिकल्टी है, उनका भी कई दफा उनका भी वेव ऑफ होता है जब उनका ओटीएस वगैरह में जाता है। बैंक स्कीम लाते हैं कि जहां बैंक के जो डिसीजन इट इज बेस्ड ऑन मेरिट्स। अगर उन्हें लगता है कि इसको कुछ रिलीफ चाहिए तो उन केसेस में भी रिलीफ दिया जाता रहा है और दिया जाता रहेगा, बिकॉज देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बोरोअर। तो उस केस में बैंक असेस करता है। तो ये चीज सार्वजनिक की जाए ना। उल्टा देखिए मट्टू साहब, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, एक जगह आपने डिफॉल्ट किया, दूसरे बैंक से आपने लोन ले लिया, वो इधर कर दिया, वो जो रीरूटिंग चलती रहती है, पैसा घुमाना चलता रहता है, पता सबको है कि ये डाउटफुल केस है, और वहां पर चेक धड़ल्ले से कटते हैं उन लोगों या उन कंपनियों के फेवर में। होता है ना सर ऐसा?
नहीं, मैं आप ये पहले जरूर होता था। मैं 2018 से आरबीआई ने ये जो CRILC सिस्टम जो डेटाबेस इंट्रोड्यूस किया है, इस समय आज की तारीख में अगर जो न्यू लेंडर होगा तो बैंकर जो है वो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका नाम उसमें जरूर ट्रेस आउट करेगी। अगर वहां से क्लियर है, वहां कोई डिफॉल्ट नहीं शो कर रहा, तभी वो आगे बढ़ेंगे, एनपीए की ये कहानी दरअसल एक मिनट सर, शरद कोहली एनपीए की